अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब आप सब चैन की नींद सो सकते हैं। जो परेशानी का आलम था पाकिस्तान के अंदर हफ्ते 10 दिन से, बल्कि पूरा महीना गुजरने वाला है, कि जिस नोबेल पीस प्राइज़ के लिए पाकिस्तान ने इतनी अपनी ख्वाहिश के साथ, इतनी चाह के साथ और इतनी दुआओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया था, और वो किसी अननोन, नो नेम, रैंडम अपोजिशन लीडर को वेनेजुएला में दे दिया गया था। अल्लाह का फजल है कि आखिरकार घर वापसी हो गई और जहाँ का था वहाँ पहुँच गया हमारा प्यारा नन्ना मुन्ना नोबेल पीस प्राइज़। उसी अपोजिशन लीडर ने, मचाडो जो खातून है, उसने डोनाल्ड ट्रंप की जो आला कारकर्दगी रही एक सिटिंग प्रेसिडेंट मडूरो को अगवा करने में और वहाँ नई रजीम को इस्टेब्लिश करने में, तो अपने नंबर टांगने जो हैं वो फ़ौरन पहुँच गई। और शायद रास्ते में कोई पाकिस्तानी सफ़ीर टकर गया होगा वाइट हाउस के या वाशिंगटन के किसी कॉरिडोर में, तो उन्होंने कहा आंख मार के कि देखो, और नहीं तो और उसको मेडल दे देना, उसको मेडल दे देना। और मैं नम आंखों के साथ ये कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी जो जो पैगाम लिखा था, हमेशा की तरह आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप मशहूर हैं गुड ग्रेस के लिए, अच्छे अखलाक के लिए। उन्होंने कहा कि मारिया प्रेजेंटेड मी विद हर नोबेल पीस प्राइज फॉर द वर्क आई हैव डन, सच अ वंडरफुल जेस्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, थैंक यू मरिया। और मतलब बेवफाई का आलम देखें, कहीं आगे ब्रैकेट्स में भी नहीं लिखा पाकिस्तान ट्राइड ए फॉर एफर्ट, बट चलें। तो इस पर जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नोबेल प्राइज़ कमेटी ने भी कहा हम भी अपने दौर पे फेंक दें, तो उन्होंने कहा ज़रा ये वीडियो देखिए। तो नोबेल कमेटी ने कहा कि देखें, ये बात दुरुस्त है कि जो फिज़िकल मेडल है, वो गोल्ड का मेडल, वो तो डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया, लेकिन जिस स्पिरिट को, जिस ऑनर और डिग्निटी को वो नोबेल प्राइज़ रिप्रेजेंट करता है, वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो रिवोकेबल नहीं है, वो शेयरेबल नहीं है, उसकी कोई औकात है ही नहीं। वैसे शायद वो गोल्ड का मेडल पिघला के उससे अगर डोनाल्ड ट्रंप एक सोने का दांत बनवा ले तो शायद ज़्यादा ही वो डिग्निफाइड हो दैन एन एक्चुअल नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल पीस प्राइज़ की ये वैल्यू है मेरी ज़ाती राय में कि जब ओबामा तारीख़ इंसानी की सबसे रूथलेस असैसिनेशन कैंपेन चला रहा था, अपने सिटीजन्स के ख़िलाफ़, दूसरे मुल्कों के सिटीजन्स के ख़िलाफ़, अपने ख़िलाफ़ एनिमी कॉम्बैटेंट्स के जिनके ऊपर इंटरनेशनल लॉ लगती है और वो उनको जिनेवा कन्वेंशन या हेग के उस कानून के तहत नहीं ट्रीट कर रहा था, जब वो ये असैसिनेशन कैंपेन लीड कर रहा था जिसमें उसने हज़ारों लोगों को कत्ल किया, तो तब उस हाइट पे, उस अरूज के ऊपर ओबामा को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो ये बेसिकली एक BS अवार्ड है और उसकी औकात जो है मेरे ख्याल में वो इस ट्रंप की पेटी पॉलिटिक्स में ही मेरा ख्याल है काफ़ी उसका जवाब मिल जाता है। जब ट्रंप से पूछा गया कि तुमने कहा था ये प्राइज़ इसको दे दो, तो ट्रंप ने आंख मार के कहा नहीं, पाकिस्तान ने कहा था। नहीं जाकर ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं कहा था, वो जीती थी और उसने अपने शौक से मुझे ये अपना मेडल दिया, मुझे ऑनर करने के लिए। अल्लाह करे वेनेजुएला के लोगों के वीज़े भी बंद हो जाएं अमेरिका के लिए, जिस तरह के पाकिस्तान को ऑनर किया गया है जवाब में। बहरहाल वो वैसे एक टेम्प्रेरी चीज़ है, वैसे वो 75 मुल्कों के वीज़े वाली बात भी अगर आई गई है ज़िमनन, मेरी जाती राय है कि वो टेम्प्रेरी चीज़ है, कि वो जो एक ब्लो बैक का थ्रेट है उनको कि ईरान की जानिब से या उनकी गिरदनवा के ममालिक की जानिब से आ सकता है, तो वो 70-75 मुल्कों को उन्होंने, और जनरली भी जो अब जो ट्रेंड है अमेरिका का या मगरबी ममालिक का, वो अब ज़्यादातर ममालिक से इमिग्रेशन नहीं चाहते, ख़ासतौर पर परमानेंट वाली। बाकी ना वो मुझे कुछ चीज़ ने सरप्राइज़ किया था, और मैं जिस तरह आप लोग पता है हम प्लेटफॉर्म पे हमेशा से बात कर रहे हैं, ये एक स्मॉल हनीमून पीरियड है जहाँ अमेरिका के साथ हमारी वो एक 60-50 बनी है, और वो वॉर ऑन टेरर के बाद पहली बार बनी है इतने सालों बाद, क्योंकि हमने उनको वो चीज़ ला के दी है एक मतलब सिल्वर प्लेटर के अंदर, जो वो खुद 2 डेकेड से, 2 दहाइयों से प्यार मोहब्बत की ज़ुबान में नहीं हासिल कर पा रहे थे, यानी कि हिंदुस्तान। एक शिकस्त खुर्दा, कंप्लीटली सरेंडर्ड, हाथों पैरों से बंधा हुआ हिंदुस्तान के जो कह रहा है कि प्लीज़ फिर दोबारा वो हमारी क्वाड अलायंस और उसको ज़िंदा किया जाए। और अभी कुछ जो मैंने कहा था ना, इंडिकेशन भी पिछले हफ्ते मैंने जिक्र भी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मोदी की ट्वीट्स आई हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक, और जो बीजेपी की कमज़ोर होती हुई पोजीशन है, विकेट है घर पे, उसको पक्का करने के लिए मेरे ख्याल में फिर अमेरिका बहादुर का रुख किया जाएगा। और उसके आसार भी नज़र आना शुरू हो गए कि हमारे पड़ोस में ईरान के मामले के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत शोर गौगा खड़ा कर दिया, और उसने कहा कि फ्रीडम लवर्स जो हैं, ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, जो सो कॉल्ड फ्री पीपल हैं ईरान के,
जिसके अंदर उसके ही माइक पोम्पेयो कह रहे थे कि इस मोसाड के और CIA के एजेंट भी खड़े हैं उनके दरमियान, उनके हमरा। वो लोग जो हल्ला बोल रहे थे, कुछ असले के साथ, कुछ फायर क्रैकर्स के साथ, कुछ आप हर किस्म का प्रोटेस्टर शामिल हो गया था। वो इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर लें, हेल्प इज़ ऑन द वे, मदद अनकरीब उनके लिए आने वाली है फ़िज़ाई अड्डों से। यानी इशारा इसके अंदर यही है कि अमेरिका की फ़िज़ाई दिफाई फोर्सेस जो है वो आके लोगों को एयर कवर प्रोवाइड करेंगे और इंटेलिजेंस और वगैरह वगैरह। लेकिन ना नौ मन तेल हुआ ना राधा नाची, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप किसी भी किस्म की, वो बेसिकली कैलकुलस में था कि क्या ब्लोबैक होगा, कितना प्रेशर डाल सकता हूँ, मेरे प्रेशर से ही रिजीम कोलैप्स कर जाए, कोई गद्दारी करके हमारे से रब्ता कर ले, कोई हमें आयतुल्ला ला के पेश कर दे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। खुदा न खासा उस बैलेंसिंग एक्ट के अंदर जब दाल नहीं गली तो डोनाल्ड ट्रंप ने ए पे सारे ईरानी लोग, ये पे नोबेल प्राइज़, ये पे पाकिस्तान एंड सो ऑन, और उसने उनको डंप कर दिया। और उसकी जो ख्वाहिश में, उसकी लालच में, या अमेरिका बहादुर की लालच में ईरानी लोगों के अंदर एक आप कह लें एक ख्वाहिश पैदा हुई थी कि हम फिर दोबारा एक नया इनकलाब खड़ा करें और दोबारा से हम ईरान को एक री इमेजिन करें और वो सारा मामला करें। तो वो लोग ज़ाया हो गए। अब लगता ही है कि वो 1000-1500 मरे हैं या वो 20-25 हज़ार लोग मर गए, जिस तरह के मगरबी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। एक जनरल फिगर 12,000 का बार बार लोग दे रहे हैं, लेकिन अगेन आई हैव नो मेट्रिक टू गो ऑन दिस। और बिकॉज स्पेशली जब हमने 2-2.5 साल का गज़ा में जेनोसाइड विटनेस किया हुआ है, जिसमें पक्के मुंह से झूठ बोला है मगरबी मीडिया ने, तो मैं तो उनके किसी नंबर पर एतबार करने को तैयार ही नहीं हूँ। इनफैक्ट शायद मैं ईरान की रिपोर्टिंग को ज़्यादा मोतबर मान दूँ, इसके बावजूद कि उनकी एक तारीख है अवामी सप्रेशन की। लेकिन जो मॉरल फॉलो थ्रू है या बाई लाइन है जो आपको लगती है इन ममालिक की रेटरिक के अंदर, और वो उसकी औकात, उसकी वैल्यू सामने ज़ाहिर हो जानी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल आप समझें कि लिफ के सौदा नहीं करना चाहता। वो 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, चवन्नी चवन्नी के हिसाब के साथ सौदा करेगा। जहाँ उसको नज़र आएगा वो धावा बोल के बटूरों को निकाल के ले आएगा। जहाँ उसको लगे कि ईरान की रजीम का ब्लो बैक बहुत है, मेरे 10-12 अड्डों पे हमला हो जाएगा या मेरे कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हिट किया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गया। लेकिन क्लेम ये है कि अरब ममालिक के वजारत खानों की तरफ से प्रेशर आया था कि ये आप अमल खुदा के वास्ते मत करें। जैसा कि मैं आपको काफ़ी देर से इस प्रोग्राम में बता रहे हैं कि जब से 7 अक्टूबर का मामला हुआ है और अब्राहम अकॉर्ड्स को आप समझें उसको पाशा पाशा कर दिया है, मुज़ाहमती फोर्सेस ने उसके टुकड़े कर दिए हैं, तो सऊदी अरेबिया की अलाइनमेंट भी टिल्ट की है, शिफ्ट की है। जहाँ ईरान के साथ जो एक वो अज़ली दुश्मनी का एक तस्वर पेश करते थे, उस पर नरमी उन्होंने किया और आस्ता आस्ता बतदरीज उन्होंने ये समझ लिया, ये ठान लिया कि ईरान की फ़ॉल जो है वो पूरे ख़त्ते के अंदर इजरायली डोमिनेंस का बायस बन जाएगी। और इस ज़िमन में उन्होंने UAE को, जो सऊदी अरेबिया की जड़ें कमज़ोर कर रहा था, उसको भी उन्होंने आंखें दिखाई हैं, जहाँ उसको यमन से फिर विड्रॉ करना पड़ा। अब सूडान के अंदर, अब पाकिस्तान जो है इसके अंदर, वो जैसे किसी भी डिवोर्स का बच्चा होता है, वो अम्मी अब्बू के दरमियान जो है वो स्प्लिट होता है, और लगता है ये है कि अब्बू जो हैं वो हमारे कान में रोड़ रहे हैं कि तुम मेरे साथ ही लग के रहो और ये सूडान और यमन के मामले के अंदर मेरे साथ बराह रास्त चलो। बहरहाल सऊदी अरेबिया ने कहा, ओमान ने भी ये कहा, और मुख्तलिफ अरब ममालिक ने ये प्रेशर डाला कि खुदा के वास्ते आप ये ईरान पे मत हमला करें। तो लगता है कि वो डिप्लोमेटिक प्रेशर बरकरार रहेगा। बदवे सऊदी अरेबिया का कहना है कि पाकिस्तान ने भी कह दिया, साथ मजाक कर रहा था कि जान एक है वो जिस्म दो हैं, लेकिन ये आप समझ लें कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा। और लगता ये है कि जो ईरान के साथ कम्युनिकेशन हो रही है वो वाया पाकिस्तान ही की जा रही है, ईरान के जो अमेरिका की जानब से की जा रही है। तो फ़िलहाल स्टैंड डाउन हो गया। तो जो हकीकत जो हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ माह से कि ईरान के लिए मामला तंग किया जा रहा है, और ये हर 2-3 हफ्ते बाद, हर 2-3 दिन बाद, हर 2-3 महीनों बाद, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि उसकी इंटरवल्स कितनी बड़ी होगी, बट ये मामला स्क्वीज़ होता जाएगा, टाइट होता जाएगा। इट कैन सेटल ऑन रजीम कम्प्लीटली रिसेंड करती है, बैक ऑफ करती है अपनी उन पोजीशन से जो अमेरिकन एम्पायर के इंटरेस्ट में नहीं है, या रजीम के अंदर से बिट्रेयल होता है और खुदा न खास्ता खामनेई साहब को उसका शिकार बनाया जाता है और अमेरिका एक सिंबॉलिक विक्ट्री लेके एक इंटैक्ट ईरान को, इंटैक्ट इस्लामी रजीम को, जिस तरह उसने वेनेजुएला में किया है, एक जोड़ तोड़ की सियासत करके अपनी मर्ज़ी की पॉलिसी बनवा के छोड़ जाता है, या ईरान स्टैंड करता है। ईरान में ना गद्दारी होती है, ना डिफेक्शन होती है, और ईरान लड़ता है, मुकाबला करता है। उस मुकाबले के अंदर ये होगा कि ईरान गल्फ़ ममालिक के अंदर सऊदी कह रहा हूँ, सऊदी हो, ओमान हो, कतर हो,
कुवैत हो, बहरीन हो, ख़ास तौर पे यूएई, खसूसी यूएई, उसके अंदर अमरीकी एसेट्स को हिट करेगा, इसराइल को हिट करेगा, और शायद ये सुइसाइडल लेवल का ड्रोन और मिसाइल सेल्व हो सकता है, यानी कि एग्जिस्टेंशियल लेवल की लड़ाई करे। तो फिर तो आप जंग अजीम सालिस को देख रहे हैं, उसके दहाने पे विटनेस कर रहे हैं। इसमें कोई, मैं मिन्स नहीं कर रहा वर्ड्स को, अगर ईरान ऐसा स्टेप लेता है, अगर कूलर हेड्स प्रिवेल नहीं करते। और चौथा एक आउटकम मुझे ये लगता है कि अगर ईरान की रजीम टोटली कोलैप्स कर जाए, यानी खुदा न खास्ता अगर उन पर इतने हमले किए जाएँ अमेरिका की जानिब से, और वो आगे से जवाबी कार्रवाइयाँ दोबारा एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस के तहत वो अंडर एस्टिमेट करें अपनी अपोजिशन को, और वो कोई खच खुच मार के ना ज़्यादा मुखालिफ का नुकसान कर पाए और ज़्यादा डैमेज खुद ले लें, और लीडरशिप अक्सरियत को ना डिकैप्टेट हो जाए या कत्ल हो जाए, तो फिर ईरान की रजीम के कलेप्स का मतलब है कि यहाँ पे एक जो है ईरान इराक की तरह टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, पाशा पाशा हो जाएगा, और इसके अंदर एथनिक ऑनक्लेव्स, मजहबी ऑनक्लेव्स, बलूचिस्तान सिस्तान वाला जो एरिया है उनका एक जनरलाइज्ड ईरान होगा, जिसके अंदर शिया मिलिशियाज का मुकाबला होगा सेकुलर फोर्सेस के साथ, या थोड़ी ज़्यादा जो मॉडर्नाइजिंग अमेरिकन बैक्ड फोर्सेस हैं या वेस्टर्न फोर्सेस हैं। और फिर आप देखेंगे 2 या 3 बड़े टुकड़े होंगे, और फिर उसके अंदर वो सब कूद पड़ेंगे। तो ये 4-5 सिनेरियोज हैं जो पोटेंशियली खुदा न खास्ता निकल सकते हैं। आइडियल सिनेरियो है कि ईरान स्टैंड भी करता है और उसके खिलाफ अग्रेशन को परसू भी नहीं किया जाता, अमेरिका बैक ऑफ कर जाता है इस अज़म से, इस ख्वाब से। लेकिन इजरायली लॉबी एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। उससे एक कमज़ोर बट ज़िमनी तौर पर जिक्र करने वाला अरब स्ट्रीट का एक प्रेशर ग्रुप है। इसमें आप यूएई को मत शामिल करें, आप यूएई को इजरायली लॉबी ग्रुप में शामिल करें, और अरब स्ट्रीट वाला जो है वो सऊदी और उसके इंटो जो सारे, और उसमें हम भी पीछे पीछे आते हैं, बट हम ज़रा एक खामोश पार्टिसिपेंट हैं, बिकॉज हम अमेरिका को भी नाराज़ नहीं करते। और हम जो जहाँ पे सऊदी अरेबिया के लिए मुश्किल होती है पाकिस्तान बोल देता है, जहाँ पाकिस्तान के लिए मुश्किल होती है वहाँ सऊदी अरेबिया ये बात कम्युनिकेट कर देता है। ज़ाहिरी बात है हमें बहुत टेंशन है ईरान के मामले को लेके, बिकॉज इट इज़ अ फुल बॉर्डर जो हमें एक और संभालना पड़ेगा। तो क्राइसिस की एक अलामत है बहुत बड़ी, हमारे सर के ऊपर लटकती हुई तलवार है। ठंड काफ़ी हो गया है नो। अगर आप भी शाम को कोजी फील करना चाहते हैं, अपनी मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये 100% कॉटन फ्लीस 350 GSM इयॉन की ब्रीदेबल स्पोर्ट्स वेयर हुडी आप ले सकते हैं। सिर्फ इयॉन की हुडी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत आला डिज़ाइन है जो कमेमोरेट करता है पाकिस्तान के एक हिस्टोरिक अचीवमेंट को, ऑल्सो नोन एज द सोवियत जिहाद। ये डिज़ाइन एक खातून ने सरप्राइजिंगली डिज़ाइन किया था राइट हियर एट इयॉन, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम कमेमोरेट करते हैं ज़ियाउल हक की विक्ट्री ओवर द स्नेक ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। जो 71 की जंग के बाद हमें लगा था कि पाकिस्तान जो है वो थक चुका है, फिर पाकिस्तान ने अपने मसल्स फ्लेक्स किए थे, अपनी न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया था, अपनी गोट पावर को डेवलप किया था, और अपनी एयर फ्लीट को भी, और साथ ही साथ अपेरेंटली रैम्बो के साथ भी काम किया था एट सम पॉइंट अफगानिस्तान को फतह करने में। तो अगर आप पाकिस्तान की कामयाबी को एक कूल तरीके से कमेमोरेट करना चाहते हैं, अगर आपको एक आयरॉनिक एंड येट पावरफुल एंड मैस्कुलिन हुडी चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी है और अफोर्डेबल भी है, तो सिर्फ 5,000 रुपये में, अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप बड़े बच्चे हैं तो 6,000 रुपये में आप johnpodcast.com पे ये हुडी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू। इसी के तनाजुर में जैसे कि साथ साहब फरमा रहे थे, पहले भी बता रहे थे, हमारी बड़ी अच्छी बड़ी गुफ्तगू भी हुई थी इसके बारे में, मैंने एक मुहावरा भी आपको बताया था कि, बट मैं एक और मुहावरा देता हूँ कैमरे के लिए, देर आए दुरुस्त आए। कि जो चीज़ जिसके बारे में दहाइयों से लोग पेट रहे हैं कि इंक्रीज डिफेंस कोऑपरेशन होनी चाहिए हमारे गल्फ स्पॉन्सर सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और हमारे हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एलाय तुर्की के दरमियान। तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये एक ऐसा आर्क है जो मेडिटेरेनियन से लेके साउथ एशिया तक एक बड़ी सिक्योर, आप कह लें 3 पैग्स बन जाते हैं सुन्नी मुस्लिम दुनिया के, जो बड़ी आसानी से अपनी फॉरेन पॉलिसी मसल्स को फ्लेक्स कर सकते हैं। ये एडवेंचरिज्म 80s में होता था मुसलमान दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के अंदर ये खड़पेंची थी जब हमने BCCI बनाई और हमने मुकाबला किया मगरबी बैंकों के साथ, उनको आंखों में आंखें डाल के हमने उनके साथ फाइनेंस की दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाया। और ये चीज़ें की गई जब हमने OIC की कॉन्फ्रेंस की भुट्टो के दौर में, सब्सिक्वेंटली ज़िया के दौर में हमने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया, सऊदी अरेबिया ने स्पॉन्सर किया। हमने हर उस डर्टी गेम में, और मैं डर्टी गेम ये पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, यानी वी प्लेड द गेम, और हमने हर, आप कह रहे फ्रंट में मात दी, शिकस्त दी, अपने दोनों तरफ के बैलेंसिंग वो एक्ट को, एक तरफ सोवियट्स और एक तरफ वेस्टर्न एलाइज, और हमने अपनी स्पेस कार्व आउट की।
वो एडवेंचरिज्म एंड किया जब फैसल को शहीद किया गया, ज़िया साहब को शहीद किया गया, मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक की लीडरशिप को शहीद किया गया, हमारी टॉप ब्रास को टारगेट किया गया, और करते करते वो BCCI भी बंद हो गया और हमारे नूक्स भी सेंक्शन का की वो नज़र हो गए। तमाम बाकी मुसलमान मुल्क सुन्नी या शिया वो बकरी हो गए जब हमने नूक्स प्रोलिफरेट किए थे उनके लिए, उनको प्रोवाइड किए थे। और वो पूरा एक दौर जिसमें एकदम से बड़े रैपिडली सुन्नी मुस्लिम दुनिया अरब को के मामले को लेके भी और इस खत्ते को लेके भी बहुत आगे से बढ़ी थी। और फिर वो एक दौरा जहाँ पे आस्ता 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 हम पीछे हटे और फिर पूरी तरह से वॉर एंड टेरर के प्रेशर में हम सब दब गए मगरबी दुनिया के सामने। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये नेटो स्टाइल अलायंस जो है, और उसको मैं नेटो स्टाइल ही कहूँगा बिकॉज ये मिरर करती है आर्टिकल 5 को भी। इसके अंदर एक ऐसी पॉलिसी तैयार की जा रही है और पिछले 10-12 महीनों से इस पर वर्किंग हो रही है। इस पर तुर्की की टॉप ब्रास की, पाकिस्तान के जो डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रज़ा हयात साहब, उनके भी कमेंट्स आए, तमाम स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स हैं कि अनकरीब हम रिवील करेंगे कि हमने इसके अंदर क्या अपने लिए एक पैक्ट डेवलप किया, अपने लिए एक कोऑपरेशन डेवलप किया। अल्लाह का बहुत फजल है, ये बहुत देर बाद आई ये चीज़, लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुन मोमेंट है और मेरे ख्याल में इसको कोई खुशाइन चीज़ है तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए। और इसी तरह हम अपनी स्पेस शायद दोबारा कार्व आउट कर सकते हैं। पूरा दौर था जहां हमने कार्व आउट की थी पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉलोनियल पावर से, लेकिन फिर हमारे सर को क्रश कर दिया गया था। यहाँ फ्रांस, UK, अमेरिका ने मिल के हमारे सर कुचले थे। और मैं BCCI की उसमें स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ कि जब जॉन कैरी ने वो बिल पेश किया एंटी BCCI अमेरिका में, तो सिर्फ अमेरिका ने BCCI के एसेट्स नहीं जब्त किए थे, UK ने भी किए थे, फ्रांस ने भी किए थे। और ये मैं भूल नहीं सकता बतौर पाकिस्तानी, हालांकि वो दौर में मेरा शऊर भी नहीं था, मैं बच्चा भी नहीं होऊंगा, लेकिन ये तारीख हमारी उसका खून से लिखी जानी चाहिए कि जब हमने इनके साथ मुकाबला किया था तो इन्होंने हमें गेम नहीं खेलने दी थी। तब दोबारा तख्ता मैदान के अंदर पाकिस्तान आ रहा है, खुशाइन चीज़ है ये। अब इसके तनाजुर में या इसके कॉन्टेक्स्ट में अब आपको शायद इंशाअल्लाह ताला, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, बट शाम के मामले में, ग्रेटर शाम के मामले में, सीरिया, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, लेबनान के मामले के अंदर आपको ये अब ममालिक थोड़े ज़्यादा तगड़े नज़र आएंगे। अब शायद आपको अब्राहम अकॉर्ड्स में लिफ के ना करें, अगर कोई मुआहदा या डील होएगी भी अब वो शायद लिफ के जो उस वक्त सूरत हाल थी, अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह लिफ के, जिस तरह डिग के ज़मीन के ऊपर चत होके बिल्कुल चित्त होके ज़मीन के साथ हम डील कर रहे थे मुसलमान ममालिक, अब शायद उस तरह ना हो। फ़खरिया मैं नहीं कहता, अभी भी उस सेटिस्फैक्ट्री स्टेज पे नहीं है हम, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेपिंग स्टोन डलता है। वॉर ऑन टेरर के बाद दुनिया प्रैक्टिकली कन्विंस थी कि वी वर फिनिश्ड, बट वी आर नॉट फिनिश्ड। अभी एक और हमारे अंदर एक और एक्ट है मेरे ख्याल में, वी स्टिल हैव सम फाइट इन अस। इस पूरे ड्रॉप सीन के अंदर जिस चीज़ को इग्नोर किया जाता है, जिसको मसला कश्मीर कहते हैं हम, उसको वी कैन नॉट इग्नोर इट एनी फर्दर। जहाँ हम दुनिया के अंदर अपने एलाइज की खातिर हम इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े ट्रेड डील्स कर रहे हैं वेपन्स की, और वो खुशाइन चीज़ें हैं, वहाँ पड़ोस के अंदर जहाँ पे इतनी बड़ी खच मार चुके हैं हम हिस्टोरिकली कि आर्टिकल 370 की रिपीलिंग के ऊपर पाकिस्तान चुस्का तक नहीं। हमारे उस टाइम पे DGSPR ने कहा कि अब जो बॉर्डर पार करके लड़ना चाहेगा हिंदुस्तान के अंदर जाके, ही विल बी एन एनिमी टू पाकिस्तान। और आप उसको पाएंगे कि रियासत जो है वो उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसका सर कुचलने के लिए खड़ी हुई है। मतलब जैसे कि स्टेट मैंडेट करेगी कि लोगों के जज्बात का दारोमदार होना चाहिए, स्टेट मैंडेट करेगी कि लोगों का जज्बा जिहाद, जज्बा ईमानी अपनी बहन बेटियों के दिफा के लिए, कश्मीर में अपने भाइयों बुजुर्गों के दिफा के लिए, अपने शहदा की कब्रों को रिक्लेम करने के लिए वो पाकिस्तानी रियासत डिफाइन करेगी। इस हद तक बुरी सूरत हाल हो गई थी। हम ये बातें कर रहे थे कि जुमे के बाद हमें 5 मिनट के लिए झंडे लहराने चाहिए और तराने गाने चाहिए। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, इंडिया इम्बोल्डन होता है। और अभी फिर एक इंडियन, कुछ देयर इज नो रियल कोर्ट, बाय द वे कैन वी हैव मास्क ऑफ, देयर आर नो कोर्ट्स, देयर इज नो पार्लियामेंट, देयर इज नो सेनेट, इट्स ऑल बकवास। ये वक्तन फक्तन टेस्टर लगाए जाते हैं। ये नहीं कि कोर्ट्स का नेचुरल प्रोसेस चल रहा है एंड दे डिसाइडेड टू डू दिस। वो क्या किया उन्होंने, हमारी माँ बराबर कश्मीरी हुर्रियत तहरीक की मेरे ख्याल में वन ऑफ द बिगेस्ट रहनुमा जो हैं, जो हकीकी रहनुमा है, ये महबूबा मुफ्ती और जिस तरह के ये किरदार जो आपको सामने नाचते हुए नज़र आते हैं लोग, ये नहीं, जो हकीकी आवाम की धड़कन है, जो उस इस्लामी जज्बे को लेके चलती हैं जिसकी बुनियाद पे कश्मीर हुर्रियत मांगता है, एक सेपरेट एथनिक रिलीजियस आइडेंटिटी है उनकी। वरना तो इट्स एनी अदर स्टेट, जिस तरह से डिस्परेट स्टेट्स हैं, कोई मणिपुर, कोई और इंडिया की
जो डिस्टिंक्ट बनाती है आइडेंटिटी कश्मीरियत को लेके स्पेसिफिकली, उसको जो एम्बॉडी करती हैं आसिया इंद्राबी साहिबा, उनके खिलाफ एक दिल्ली के कोर्ट ने एक्विटल। तो जैसा मैंने ये कहा कि एक मास्क ऑफ जो मोमेंट है उसमें कि ना अदालतें एग्जिस्ट करती हैं really, ना पार्लियामेंट्स, ये सब एक जैसे मसनूई या एक परफॉर्मेटिव खेल है, क्योंकि बड़े ऑपर्ट्यून तरीके से, बड़े टाइम्ड तरीके से अदालत ने, दिल्ली की अदालत ने आसिया इंद्राबी साहिबा को जब उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत ना आ सका दहशतगर्दी के मुकदमे में, तो उन्होंने बरी कर दिया उनको, और टेरर फाइनेंसिंग के मुकदमे में। लेकिन जो कंस्पिरेसी का मुकदमा है और एसोसिएशन चार्जेस हैं, यानी कि वो ऐसे लोगों से एफिलिएटेड थी कि जो शायद कुछ दहशतगर्दी में किसी दूर दराज राउंड अबाउट तरीके से इन्वॉल्व थे, या उन लोगों के साथ वो कंस्पायर कर रही थी इस तरह के प्लान्स के अंदर। तो एक बड़े वेग राउंड अबाउट तरीके से उनको चार्ज किया। उन्होंने एक तरह से डिप टेस्ट किया कि कश्मीरी अवाम कितने पानी में है, पाकिस्तान की रियासत कितने पानी में है, पाकिस्तान कितना जवाब, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी कश्मीर के मसले को लेकर कितनी सीरियस है। ये हर लेवल पे हमें डिप टेस्ट किया जा रहा है, और ये डिप टेस्ट जो लिया जा रहा है वो पाकिस्तान की माशरत का और कश्मीरी माशरत का हर लेवल पे लिया जा रहा है। डायस्पोरा को भी टेस्ट किया जा रहा है, पाकिस्तानी स्टेट क्राफ्ट को भी टेस्ट किया जा रहा है, और देखते हैं हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है। ये वो एक मुशर्रफ का दौर था जहाँ पे उन्होंने सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि ये सठिया हुआ बुढ़ा पागल है, इससे हम जान छुड़वाना चाहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि जो बुज़ुर्ग पाकिस्तान का, कश्मीर का और कलमा तैयबा का नाम है कि जुमले में लेते लेते उसका विर्द करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गए बतौर शहीद। आप कहेंगे वो शहीद कैसे, वो तो बुजुर्गी से फौत हुए थे। वो शहीद हैं जो सियासी कैदी होते हैं या जो मुखालिफ सिमत में जिहाद कर रहे होते हैं कुफार के ख़िलाफ़, उनको जब कैदी बनाया जाता है, उनको नज़रबंद किया जाता है, तो जो जो बीमारी उनके ख़िलाफ़ आती है, जो जो सख्ती उनके ख़िलाफ़ आती है, वो भी उस शहादत को कंट्रीब्यूट करती है। तो एक वो दौर भी था पाकिस्तान की रियासत का, और एक आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान की रियासत क्या जवाब देती है। आसिया इंद्राबी साहिबा कौन है? 64 साल खातून है, पोटेंशली शी इज़ लुकिंग एट लाइफ इन प्रिजन, और वो 2018 से उनकी कैद में, यानी 2018 से लेके अब तक जाके उनको कितने साल लग गए? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी इतने सालों के बाद जाके एक कन्विक्शन होती है उनकी, और वो भी एक राउंड अबाउट केस के अंदर। और जब वो केस की तफसील देखेंगे, यहाँ पे अटैच भी कर दीजिएगा, तो वो केस अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने आप को कि क्यों उनको चार्ज किया जा रहा है। सेंटेंसिंग नहीं हुई, लगता ही है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का थ्रेट दिया जाएगा, और वो वहाँ पे उनको हिंदुस्तान के हुकूमत खानों के अंदर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यकीन है कि हमें एक यकीन है, ईमानी जैसे यकीन है कि जो उनकी मेहनत है, आसिया इंद्राबी साहिबा की दुख्तरान मिलत जमात की एक वो लीडर होने की हैसियत से, जो कश्मीर की ख़वातीन की जो उनकी कल्चरल रिलीजियस आइडेंटिटी की हकीकी आवाज़ है, उस तरह की ख़वातीन आसिया इंद्राबी साहिबा जैसी, तो वो आवाज़ कहीं ज़ाया नहीं हो सकती। जिस तरह से हमें यकीन है, इस तरह हमें ईमानी यकीन है अपने मज़हब पे, अपनी मतलब जो हमारे मामलात हैं अल्लाह के साथ, उस तरह से हमें यकीन है, ईमानी है कि ये अदालतें जो हैं वो आसिया इंद्राबी और उन जैसे लोगों का फ़ैसला नहीं कर सकेंगी। कश्मीरी कौम का अल्लाह ख़ुद फ़ैसला करेगी, और वो इस ज़िंदगी के अंदर हमारी आप देखते दे जाइएगा इंशाअल्लाह ताला, उनका मामला जो है बाजियाबी का वो होएगा। ये अदालतों का काम नहीं है कि वो फ़ैसले करें कि लोग आज़ाद हैं कि या ग़ुलाम हैं हिंदुस्तानी रियासत के, जो किसी कानून, किसी इंटरनेशनल लॉ, किसी मॉरल कोडेक्स के तहत वो वहाँ पे कब्ज़ा फोर्स बन के जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ की वो जजमेंट्स पास कर रहे हैं दिल्ली जेलों, दिल्ली के अदालतों से। तो जो कोई वैल्यू और हैसियत है दिल्ली की अदालतों की या हिंदुस्तान की अदालतों की, वो हमें भी अंदाज़ा है, वो आपको भी है, और वो हिंदुस्तान के लोगों को भी अंदाज़ा होना शुरू हो गया अब कि क्या ही कोई वैल्यू है हमारी अदालतों और अदालती निज़ाम की। हर कोई जो कातिल या रेपिस्ट या वो होता है अपनी बीवी का कातिल, वो सारे बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं अदालतों से बरी होके। हर कोई जो करप्शन के केस में पकड़ा जाता है वो बरी होके जाके बीजेपी का टिकट ले लेता है। बाबरी मस्जिद एक वो उसकी शहादत जो अदालतें आज से 30-40 साल पहले ना रोक पाई, तो आज उन अदालतों की क्या हैसियत होगी? वो एक आइडियोलॉजिकल कठपुतली है हिंदुत्व के उसके सामने। और इस तरह यहाँ पे एक एनालिसिस किया जाता है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, खालिद महमूद अब्बासी साहब करते होते हैं कि पिछले 20 सालों में हिंदुत्व ने अपने कितने बंदे डलवाए होंगे ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी और फौज के अंदर। तो वो जब मजहबी फनेटिक्स ऊपर तक आ चुके होंगे, तो फिर कोई रैशनल थॉट उनके दरमियान जो हवा नहीं सिरकती, कोई रैशनल थॉट भी नहीं सिरकती उनके दरमियान।
तो ये जो हिंदुत्व नेक्सस बन चुका हुआ है अदालतों के अंदर हिंदुस्तान की और ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और उससे पहले आने वाला जो सॉफ्ट हिंदुत्व का नेक्सस था, ना वो फैसला कर सकते थे ना ये फैसला कर सकते हैं। और अन करीब जो है अल्लाह अपना फैसला सुनाएगा। ये मुजाहिद, ये ख़वातीन, मर्द और औरत, सब ये तमाम लोग जो कश्मीर का काम कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, जिनको हम इग्नोर करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनके बारे में हमें कोई बात नहीं पता होती, जिनके बारे में यहाँ पे कोई कवर स्टोरी नहीं लगती, जिनके बारे में हमारी मीडिया में कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, क्योंकि हमारे स्टेट का इंटरेस्ट और एफिशिएंसी और माज़रत के साथ कॉम्पिटेंस जो है वो दिखती है। हमारी रियासती मशीनरी बहुत ही इनकॉम्पिटेंट और लेथार्जिक भी है। सिंपली हम चाहते भी होते हैं कई वक्तों में कि हम साथ दें और उनकी हौसला अफजाई करें और उनकी रिपोर्टिंग करें और प्रॉपरली उनकी हेल्प करें, लेकिन हम कर नहीं पाते बिकॉज हम कारामद लोग नहीं हैं। किसी अखबार में जिक्र नहीं मिलेगा किसी हेडलाइन पे, क्योंकि हम इनकॉम्पिटेंट भी हैं। और साथ ही साथ हमारे अंदर एक बहुत बड़ा दिल में चोर छुपा हुआ है। वो चोर मुशर्रफ साहब आप समझे दाखिल कर गए हर पाकिस्तानी के दिल के अंदर। वो ये है कि हम दकियानूस मजहबी फ़िक्र को ज़रा समझ रहा, थोड़ा ज़रा वो निकाब पोश जिनकी आवाज़ का भी पड़ता है, जिनका चेहरे का भी पड़ता है, ऐसी नेकोकार खातून को देख के मायूब हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट, हमारे बाबू उनको देखते हैं, हमारे डॉन न्यूज़, हमारे बड़े बड़े ARYs वो देखते हैं। अब शाहज़ेब खानज़ादा रिपोर्ट करे वो कि जो ब्लास्फेमी और औरतों की जिनसी ज़बरदस्ती और हर किस्म के मसले को हल कर बैठा है, अब वो मतलब इन पत्थर के ज़माने के लोगों के मसलों को हल करे। तो ये हमारे इट्स बीनीथ अस इशू ये है। हम अपने आप को बहुत बड़ी शय समझने लग गए, जबकि ये पाक दामन ख़वातीन, बापर्दा बशरा ख़वातीन जो हैं, ये शायद बायस हैं कि इस कौम को आज तक अल्लाह ज़िंदा रख रहा है। इन लोगों की दुआओं की सदक़े, इन लोगों की आमाल की बरकत से हमारी कौम को बाकी रख रहा है, वरना इस खित्ते में रह क्या गया। इखलाक शरा की कोई आपको कोई नज़र आती है यहाँ पे, लकीर भी नज़र आती है यहाँ पे, कोई बचा कुचा निशान है तो वो आसिया इंदराबी साहबा जैसे लोग हैं, जिनको इसी बात की सज़ा भी दी जा रही है कि वो एक सिंबल है हिंदुस्तान के अंदर, वो कश्मीर के लिए एक सिंबल है, वो पाकिस्तान के लिए एक सिंबल है कि वो एक सेकुलर सेंस में अपने इंटेलेक्ट को बरकरार रखते हुए, अपनी एकेडमिक रिगर को बरकरार रखते हुए, वो दुनिया के हर मामले में दुनिया के तमाम मर्द और औरत के शाना बिशाना खड़ी हो सकती हैं शरीयत की पाबंदी के साथ, और पाबंदी सिर्फ नहीं, उसको चैम्पियन करके इस्लाम को। तो ये बर्दाश्त नहीं होता। वो किसी मलाला के सांचे में फिट नहीं आती, वो किसी माज़रत के साथ माला का एहतराम करता हूँ, लेकिन वो किसी ग्रेटा थनबर्ग के सांचे में फिट नहीं आती, वो किसी लिबरल की इमेजिनेशन में कहीं वो बैठ नहीं सकती, वो किसी लेफ्टिस्ट की वो उसके अंदर वो कहीं आ नहीं सकती कि किसी वो स्पेक्ट्रम में कि वो उसको करके कहें कि यार ये देखो हमारे कॉज के हीरोज़। मैं वही बात यहाँ दोहराना चाहूँगा कि जब थियागो जो मशहूर एक लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जब वो फ्लोटिला को मल्टीपल बार लीड करके आए और पाकिस्तान में जमात इस्लामी की इनवाइट पे वो यहाँ पे आए, तो उन्होंने एक ही बात बताई हमें प्रोग्राम में, और कैमरे में भी बताई थी, कैमरे के बाद भी बताई थी उन्होंने, कि मेरे से क्या राब्ता हुआ पाकिस्तान के लिबरल और इंटेलिजेंसी और मीडिया कॉरिडोर से कि आप आएँ ज़रूर पाकिस्तान, लेकिन जमात इस्लामी के इवेंट पे मत जाइएगा। ये मैं एप्पल्स टू ऑरेंजेस बात को कंपेयर कर रहा हूँ, बट हमारी साइकी ये है। मुशर्रफ साहब बना के चले गए हमारी इंटेलिजेंसिया की कि तुमने जिमखाना से बाहर नहीं आना, तुमने जिमखाना से बाहर नहीं निकलना। हमारे यहाँ पे लोगों को क्या नज़र आता है कि जो दिल्ली से लॉन्च किए हुए इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में ये जी कश्मीरी बच्ची रैप सॉन्ग गाती है, हमारे इडियट्स को यहाँ ये नज़र आता है, उन्हें नहीं पता वो साइऑप है। हमारे यहाँ बच्चों को क्या, हमारी मीडिया को क्या नज़र आता है कि ये कश्मीरी बच्चे हैं जो स्ट्रीट आर्ट करते हैं, वॉल चॉकिंग करते हैं, जो दिल्ली में कोई बाबू, उनका बाबू प्लान करता है और श्रीनगर में आके कोई पुलिस या AC या कोई DC वाला अफसर एग्जीक्यूट करता है। और यहाँ से हमारे जीनियस बैठ के देखते हैं कि वो देखो कश्मीर तो प्रोग्रेस कर रहा है। तो कश्मीर तब तक प्रोग्रेस नहीं करता जब तक आसिया अंद्राबी जैसी ख़वातीन बाजियाब ना हो और वो लीड करें कश्मीरी सिविल सोसाइटी को। ना हम हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म से मुतासर हैं, ना हिंदुस्तान के हिंदुत्व के फेज से मुतासर हैं, और ना ही उनके एटीट्यूड कश्मीर के ऊपर मुतासर हैं। कश्मीर के साथ वही होगा जो कश्मीरी लोग फैसला करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इसी ज़िंदगी में आप देखेंगे वो। तो अल्लाह करे ये एक टर्निंग पॉइंट हो कि आसिया अंद्राबी साहिबा जो कलमे का दामन, पाकिस्तानियत का दामन कश्मीर के अपने दावे के अंदर उसको नहीं छोड़ती, तो पाकिस्तान भी उसको, और कलमे की निस्बत से मुसलमान भी उनको नहीं छोड़ेंगे।
जितना गज़ा का मामला हमारे लिए अहम है, उतना ही अहम हमारे लिए कश्मीर का मामला भी है। हमेशा की तरह आप सबका सुनने का शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, लेकिन खसूसी दुआ अहले गज़ा और अहले कश्मीर के लिए, खसूसी तौर पे आसिया अंतराबी साहिबा के लिए। उनको अल्लाह जल्द बाज़ियाब करवाए और अदालतों के निज़ाम के ज़रिए नहीं है, जो कि हक़ है कश्मीरियों का कि वो क़िताल के ज़रिए और सियासी दबाव के ज़रिए जो है उनकी बाज़ियाबी हो, और ये फ़ातिहीन के तौर पे ये लोग कश्मीर के आसिया अंतराबी साहिबा जैसे लोग जो हैं वो अपने मुल्क में, अपने वतन में वापस आएँ और वहाँ से बैठ के इंशाअल्लाह ताला जो उन्होंने हिसाब चुकाना है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, जो जुल्म ढाए हैं हिंदुस्तान ने कश्मीरी लोगों के ख़िलाफ़, उनका हिसाब चुकवाया जाए। शुक्रिया।